नमस्कार। मैं कपिल कुमार उपवेद आयुष विभाग आयुर्वेद विभाग सिरसा में वर्तमान में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस IBS कोलाइटिस जिसे संगरणी बोलते हैं उसको कैसे आयुर्वेद से ठीक किया। आयुर्वेद के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसको वृहद आंत्रशोथ या रक्तातिसार कहा जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी एक स्वस्थ जीवन जिए। इसमें कोई बाहर से हमारे शरीर के अंदर रोगाणु या विषाणु नहीं आता, बल्कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके अंदर स्वेलिंग सोजिश आ जाती है और कई बार उसके अंदर जख्म हो जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर अल्सर कह देता है। यह अल्सर जो है ये बड़ी आंत के जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। ये रेक्टम से लेके ये ऊपर लेफ़्ट साइड से चलती है। कई बार ये पूरी आंत को ही कवर कर लेती है। उस दौरान हम डॉक्टर इसे अपनी भाषा के अंदर पेन कोलाइटिस बोलते हैं। जो पेन कोलाइटिस होती है वो इसकी काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उस स्थिति के अंदर पूरी आंत जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर सारी के अंदर स्वेलिंग सोजिश के साथ में जख्म हो जाते हैं। कईयों को लेफ़्ट साइड होती है, कईयों को रेक्टम में होती है। वो उनकी रिपोर्ट देखने पे पता चलता है कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस किस स्टेज की है, उसी के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। जो वर्तमान में मेडिकल साइंस है वो जो इसका कारण मानती है वो कहती है इसका वैसे कोई भी कारण नहीं है कि ये कैसे किस कारण से ये रोग होता है, वो इसे मानते नहीं हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसे क्या होता है कि पित्त की जो वृद्धि होती है उसे माना जाता है कि पित्त की वृद्धि के साथ साथ में अगर आपके शरीर के अंदर मानसिक अशांति है, आपका मन अगर दुखी है, जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं उनके CEO होते हैं, वकील होते हैं, या जो स्टडी कर रहे विद्यार्थी होते हैं उन पे स्टडी का ज़्यादा प्रेशर होता है, मानसिक तनाव साथ में रहता है और दबाव रहता है कि परीक्षा के अंदर कैसे नंबर लिया जाए, या किसी को कोई अपने प्रेम प्रसंग टूटने के कारण या कोई और सामाजिक आर्थिक या कोई भी कारण हो सकता है जिसके अंदर उनका मन अगर दुखी होता है, तो आयुर्वेद कहता है कि अगर मन दुखी है साथ में आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो पित्त बढ़ के आपके रक्त में प्रविष्ट हो चुका है और उसकी वजह से वो जलन आपकी बड़ी आंत है उस तक उसकी गर्मी चली गई है, तो बड़ी आंत में क्या होगा, उसके साथ में आपको जलन के साथ में बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना भी हो जाती है। कईयों को पेट दर्द होने लगता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो एलोपैथिक में कुछ नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेद में इसके कई कारण देखे गए हैं। एक मुख्य कारण नहीं होता, उसके अंदर कई जेनेटिक भी कारण आ जाते हैं और जो पारिवारिक जो अपनी स्थिति होती है उसके आधार पे भी ये कारण हो सकते हैं, सामाजिक आधार भी हो सकता है। तो कई कारण उसके देखे जाते हैं, भी वो कैसे बीमार हुआ है उस पर आप अलग बताएंगे। जब रोगी अपने पास आएगा तो उसके हिसाब से उसका क्या कारण रहा है उसको ये डिजीज़ होने का, सबका एक अलग अलग पैटर्न होता है कि किस वजह से उसे कोलाइटिस हुई है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई है, या लेफ़्ट साइड का कोलन है उसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पेन कोलाइटिस है, रेक्टम में है, उसका क्या मुख्य वजह है। उससे बातचीत करने के बाद में ही उस चीज़ का अंदाज़ा अपने को लग सकता है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि आपका मन अगर दुखी है और शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि हुई है, तो मेरे हिसाब से ये दो ही मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस उग्र होती है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में आप बातचीत करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, जो पेशेंट होता है उसे क्या क्या तकलीफ़ होती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलाइटिस का IBS का जो पेशेंट होता है संगरणी रोग का, उसके अंदर पेशेंट को क्या होता है कि दिन के अंदर 5-7 बार या कई बार तो बहुत ज़्यादा, और रात को भी उसे टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कब्ज भी होती है साथ में। उन्हें कब्ज के कारण क्या होता है, जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उसके साथ में ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें म्यूकस आता है, जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उन्हें तो स्टूल के साथ के अंदर म्यूकस जो चिकना चिकना पदार्थ होता है वाइट वाइट, वो उसके साथ में निकलता है। और कई जो पेशेंट होते हैं
उन्हें डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, उन्हें जो दस्त लगता है वो पानी के जैसा ही होता है। जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको टॉयलेट के अंदर भाग के जाना पड़ता है, उनसे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से जो आंत है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आपका जो पाचन शक्ति है वो इतनी कमज़ोर है कि वो जो खाना आप खा रहे हो उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारी आंत के अंदर स्वेलिंग आ चुकी है, उसके अंदर सोजिश है। जो खाना खाएगा वो उसे आगे फेंक देती है, पहले छोटी आंत, फिर उस छोटी आंत से वो बड़ी आंत। जो कोलाइटिस होती है वो छोटी आंत में भी होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सिर्फ बड़ी आंत के अंदर होती है। इसके अंदर रोगी को क्या होता है, कई पेशेंट को जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उनके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लग जाता है, कईयों को जो तेज़ दर्द भी होता है, फिर कईयों को थोड़ा सा टेम्परेचर भी रहने लग जाता है, 101 डिग्री तक बुखार भी रहता है। कईयों को क्या होता है कि मन जो है उदास उदास रहता है, कमज़ोरी सी रहती है, उनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। गुस्सा, क्योंकि पित्त की प्रधानता है तो उसको गुस्सा तो आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। इसमें जो अपनी आंत होती है उस आंत के अंदर जो श्लेष्मा की जो झिल्ली होती है, परत होती है ऊपर वाली म्यूकस की, वो नष्ट होने लग जाती है। उस वजह से क्या होता है कि वो म्यूकस आने लग जाता है, क्योंकि आंत की जो पहले वाली परत होती है वो म्यूकस की बनी हुई होती है, और वो जब नष्ट होती है तो वो म्यूकस धीरे 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 स्टूल के रास्ते से बाहर आने लग जाता है। उसमें सोजिश है, स्वाभाविक बात है, और उसमें जख्म है, तो क्या होगा, वो बार बार, एक बार ठीक होएगी, कुछ दिन म्यूकस ठीक रहेगा तो दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, दस्त ठीक होएगा फिर म्यूकस आने लग जाएगा, म्यूकस ठीक होएगा ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, कई बार तीनों एक साथ में ही चालू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है, जिसको मैंने यूज करके इसे ठीक किया है। अभी फ़िलहाल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसके इलाज के लिए हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। आयुर्वेद के साथ साथ में हमें सिद्धा और यूनानी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला आयुर्वेद के अंदर जो कुछ जड़ी बूटियाँ हैं वो सिद्धा की इसमें काम करेंगी, कुछ यूनानी की इसमें काम करेंगी, और इसके साथ साथ में हमें नेचुरोपैथी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पेट पे गिल्ली पट्टी, मिट्टी की पट्टी करते हैं हम, उस प्रकार से जो पेट के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है वो उसको ठीक करेगी, अंदर जो जलन हो रही है उसे भी वो ठीक करेगी। तो नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इन सभी जो पद्धतियाँ हैं इनको आपस में मिलाएंगे ना हम, तभी जाके ये ठीक होएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही असाध्य अजीर्ण रोग है, असाध्य रोग है, इसीलिए क्रोनिक रोग में आ जाता है। एलोपैथिक में इसका कोई उपचार नहीं है। वैसे इसके अंदर आप अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आजकल होम्योपैथिक ये दवाइयाँ भी चल रही है, इसके अंदर कुछ दवाइयों का भी यूज़ किया जाता है। वो पेशेंट की स्थिति देखते हैं हम, नक्स वोमिका जैसे आती है उसका रिजल्ट कुछ पेशेंट पे अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन आयुर्वेद के हम अंदर इसका एक हम क्लब करवाया जाता है। उस क्लब के अंदर क्या होता है, जो गाय, देसी गाय होती है, उसके मट्ठे के ऊपर पेशेंट को 45 दिन की दवाई दी जाती है। उसे खाने के लिए सिर्फ जो गाय का दही होता है, तक्र, लस्सी बना के उसके अंदर 2-3 बसम होती है, उनकी पुड़िया बना के फिर उस पेशेंट को हम लगातार वही देते हैं, और खाने के लिए उसका अनाज एक बार बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए। जब वो ठीक होने लग जाता है धीरे धीरे उसका अनाज भी दोबारा चालू कर देते हैं, क्योंकि आंत के अंदर जो जख्म है वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो रोगी की परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हम उसकी दवा का निर्धारण करते हैं। उन दवाइयों के अंदर जो मुख्य मुख्य दवाइयाँ हम जो यूज करते हैं वो नागकेसर, अंजुवार, समुद्र जग, मस्तगी रूमी, राल, कैरवा पेस्टी, शंख भस्म, कपर्दक भस्म, और सबसे ज़्यादा इसमें प्रवाल पंचामृत जो होता है, वो प्रवाल पंचामृत प्रॉपर्टी होती है, उसका प्रयोग जो क्लब हम करवाते हैं उसके अंदर उसका प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो अंदर की स्वेलिंग और जो जख्म है उसको गढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। उदर रोगों में बहुत अच्छा इसका लाभ है। इसी प्रकार जो आईबीएस के पेशेंट हैं, कोलाइटिस संगरनी के, उनको भी शुद्ध जो रसोत होता है, राल होता है, इंद्रजो होते हैं, कुटज होता है, बेलगिरी का चूर्ण होता है, और शंख भस्म होती है, कपर्दक भस्म होती है, उन सब के मिश्रण से हम जो दवाई तैयार करके देते हैं, वो जो पेशेंट होता है उसको 1 महीने 45 दिन का जो कोर्स होता है
वो जो अपनी गाय का जो दूध होता है उससे जो दही बनाते हैं, उस दही की क्रीम अलग करके और उसमें पानी मिला के चौथे भाग के अंदर, और फिर उसको मट्ठा बना लेते हैं, जो तक्र और छाछ कहते हैं आयुर्वेद के अंदर। उसके साथ में उस पुड़िया का प्रयोग किया जाता है। वैसे जो छाछ है वो बहुत ही अच्छा उदर रोगों के लिए मानी गई है। जो छाछ है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और जो अपनी बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसके अंदर क्या होता है, जो षडांत पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिनके कारण हमारे आंत के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, उस चीज़ को रोकने के प्राकृतिक गुण होता है छाछ के अंदर। कुछ लोग इसे तक्र कहते हैं, कुछ मट्ठा भी कहते हैं। वैसे इसके बनाने के तरीके पे ये अलग अलग हो जाती है। जैसे दही को सीधा ही आप भिगो लेते हैं तो वो गाढ़ा जो दही होता है वो प्रयोग नहीं करना, उसके अंदर पानी मिलाना होता है, वो तक्र होती है, वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसी में हम जो दवाइयाँ देते हैं उसी के साथ में वो उसमें मिला के पुड़िया की सुबह और शाम और दोपहर ऐसे दवाइयाँ लेनी होती है। वो रोगी के सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार हम देखते हैं कि उसकी अवस्था कौन सी है, अभी जो उसको डिजीज़ है वो कितना सीवियर कंडीशन में है, मोल्ड है, माइग्रेट है, कैसा है, तो उसके हिसाब से वो दवाइयों का निर्धारण किया जाता है। तो इसी के साथ साथ में जो आयुर्वेद है इसके अंदर हम सारी दवाइयाँ मिला लेते हैं, और कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो यौगिक क्रियाएं उसको बताते हैं भी आपको कौन सा आसन करना है और कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सी नेचुरोपैथी की प्रक्रिया आपको अपनानी है। नेचुरोपैथी के अंदर हम इसमें गिल्ली जो मिट्टी होती है उसे रात को भिगो देते हैं, और रात को भिगोने के बाद में और सुबह जैसे हम मेहंदी लगाते हैं वैसे ही वो अपने नाभि के चारों ओर उसको लगा लेते हैं। आधी घंटा से लेके 45 मिनट तक उसको अपने पेट पे रखो, फिर उसके बाद में नहा लो आप। तो उससे क्या है, उदर के जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। यह भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताते हैं उसको, ये आपको जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट आपको घर पे आपके दबाने हैं। तो योग हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन सभी चीज़ों का अगर समावेश से हम इस रोग पे कंट्रोल करना चाहेंगे तभी ये रोग कंट्रोल होगा। कंट्रोल नहीं बल्कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा। इसकी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके सामने मैं बैठा हूँ खुद। ये इतना असाध्य रोग नहीं है जितना हम मान लेते हैं, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज है ही नहीं। वहाँ पे क्या है, सल्फासालाजिन देते हैं, मेसाकोल देते हैं, एजेंथ्रोप्राइन जो एजोरान के नाम से आती है वो दे देते हैं। आजकल एक नई टैबलेट आ चुकी है जो टोफासिटिनिब के नाम से आ रही है, वो दे देते हैं। या अगर सीवियर कंडीशन ज़्यादा हो चुकी है, पेशेंट ज़्यादा ही हालत ख़राब है, तो उस स्थिति के अंदर फिर वो स्टेरॉइड पे चले जाता है पेशेंट। स्टेरॉइड जैसे प्रेंडिसलोन हो गई, मेथाइल प्रेंडिसलोन हो गई, उनका ज़्यादा डोज देते हैं, तो उस वजह से क्या है, उनका इम्यून सिस्टम है उसको दबा दिया जाता है। वो रोग ठीक नहीं हो रहा, उसको एक बार दबाया गया है, तो कुछ जैसे जैसे वो टैबलेट कम करेंगे वो उसी के दौरान दोबारा उग्र हो जाएगा। वो क्या होता है कि जब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है या ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो उस समय वो देते हैं। वरना वो मेसाकोल पे या कूलगट आता है उस पे, या नीमा पे ले जाते हैं, मेसाकोल का नीमा आता है उस चीज़ का दे देते हैं। वैसे अपने आयुर्वेद के अंदर भी नीमा देते हैं, बस्ती हम करते हैं, जो दवाई होती है, जात्यादी तेल हो गया, या अपने जो एक बात आता है काढ़ा, उसकी दवाइयों से उसको जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तब देखा जाता है पेशेंट को, पेशेंट टू पेशेंट वेरिएंट करता है इसमें क्या दिक्कत है, कौन सी पत्ती अपने को अपनानी चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है कि रोगी के अंदर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो लंबे समय तक डिजीज रहने पे क्या होता है, इन्फेक्शन की पकड़ में आ जाता है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। तो आयुर्वेद में भी हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे इन्फेक्शन होने पे आप CRP चेक करवाओगे ना, उसके अंदर आपा रसद बसम, यसद बसम होगी, वंग बसम होगी, अब्रक बसम होगी, मुक्ता पिष्टि होगी, गिलोयसत हो गया, कीक पिष्टि होगी, शीतोपलादी चूर्ण हो गया, त्रिकटु चूर्ण हो गया, स्वर्ण माक्षिक, इन सब ऐसे एक योग बनाया जाता है। उसकी पुड़िया बना के हम उसको, जो उसके पेट का इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए कुछ दिन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसका इन्फेक्शन जब ठीक हो जाता है
फिर उसका जो जख्म है और जो स्वेलिंग है, उस जख्म को और स्वेलिंग को कम करने की, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए जो बसमें वगैरह होती है उसका प्रयोग करते हैं। आजकल के वैद्य क्या करते हैं कि उनको जाके हम सिम्टम बताते हैं, ये हमारे को क्या है, लूज मोशन हो रहे हैं, आ रही है, दस्त लग रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उनको रोकने की दवाई दे देते हैं। जो मुख्य रोग है सोजिश का है, हमारे को सोजिश और जख्म बढ़ना है, उनको रोक के हमारे को वो कुछ नहीं, वो तो ठीक नहीं होएगा। वो ठीक कब होएगा, जब वो अंदर से जख्म हीलिंग होएगा और स्वेलिंग उतरेगी। तो उनको दूर करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती है उसी से इस रोग में फ़ायदा होता है। दूसरा जो ये रोग है, इसके अंदर जो बकरी का दूध होता है, अजा का दूध, आयुर्वेद में उसको सर्वोत्तम माना गया है। वो एक प्रकार से आपका औषधि का ही कार्य करता है, बहुत ही अच्छा उसका लाभ मिलता है इस रोग के अंदर। इसमें कुछ यौगिक आसन भी हम बताते हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम वो प्राणायाम करवाते हैं जो अनुलोम विलोम नहीं है। कुछ लोग अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम मान लेते हैं। उसमें एक अनुपात होता है, रेशियो होता है, उस रेशियो के अनुसार से हम उसको करवाते जाते हैं और उसमें बंद भी लगता है। वो उसका संपूर्ण जो अपना अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है उस तक वो कार्य करता है, आपके मन पे वो प्रभाव डालता है। तो इसके अंदर हम सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, वज्रासन, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमतेंद्रासन, भ्रामरी प्राणायाम है, ये सभी जो प्राणायाम है ये उसको सुबह 30 मिनट का अभ्यास रोज़ाना उसको करना होता है। इसके साथ में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का प्रयोग होता है, एक्यूप्रेशर का भी प्रयोग करते हैं। और जो इसके साथ में आप उसको डाइट देते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट देते हैं। और उसका जो परहेज़ होता है वो उसे दूध, एक बार दूध नहीं लेना। कई रोगी ऐसे आते हैं कोलाइटिस के, कई बार उनको दूध पे ही रखना पड़ जाता है। वो रोगी की परिस्थिति देखते हैं, जब कलब करवाते हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, उन्हें मट्ठे का ही कलब करवाते हैं, तक्कर का, तो तक्कर से ही ये ठीक होता है। ये जो रोगी होते हैं वो अगर घी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं, चीनी हो गई, शक्कर हो गई, गुड़ हो गया, इस प्रकार मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, या जो तला भुना चीज़ खा रहे हैं, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनका एक बार ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें ये फिर उग्र हो जाता है रोग। अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलाइटिस जो रोग हैं इसके अंदर तो आप एक बार जो आंत है उसको, पुरानी जो स्थिति है उसके अंदर लेके आते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या होता है, अनाज इसमें माफिक नहीं होता, तो एक बार आप उसको अनाज से दूर कर देते हैं और तक्कर का कलब करवाते हैं। आधुनिक जो वैद्य हैं वो दवाई दे देते हैं परंतु कलब का प्रयोग नहीं करते। जब तक कलब का प्रयोग नहीं करवाओगे आप उसको, तब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। योग और जो आयुर्वेद है उसके हिसाब से आपका जो मणिपुर चक्र है, आपका नाभि चक्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि होती है। उस पर क्या है, बार बार दबाव पड़ने से आपका मन भी दुखी हो जाता है और वो आपका चक्कर इनबैलेंस हो जाता है। उसी की वजह से क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये हो जाता है। बाहर से तो कोई विषाणु आ ही नहीं रहा, अंदर शरीर ही शरीर के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, तभी तो ये ठीक नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर वैसे डॉक्टर कई बार क्या होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन कर देता है हाथ का, हाथ को काट के और दोबारा जोड़ देते हैं, वो जख्म मिल ही जाता है। तो फिर ये जख्म क्यों ना मिलता, ये जख्म इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो शरीर ही उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति के अपेंडिक्स थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसके हाथ को वहाँ से काट दिया, वो उसमें हो जाता है क्योंकि वो हाथ को काट के और टांका भी लगाएगा, वो ठीक भी तो होएगी जख्म, वो भी तो मिलेगा, फिर आप वाला क्यों नहीं मिल रहा, या आपके हाथ के अंदर जो सोजिश है वो क्यों ठीक नहीं हो रही। कईयों की सोजिश ठीक हो जाती है, ये सोजिश जो है आपके मन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए आपको इसके साथ में आपका मन ठीक करने के लिए योग का प्रयोग करते हैं और जो आपका रोग है उसे ठीक करने के लिए आयुर्वेद और जो औषधियाँ हमारे पास हैं इनसे आपकी जो रोग की व्याधि है उसे दूर किया जाता है। आप अपने घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं आपकी स्थिति के अनुसार आप मेरे को फ़ोन पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह जितने भी लोग हैं उन्हें अगर कोई ये इस प्रकार की दिक्कत हुई है
वो जिस पीड़ा से मैं गुजरा हूँ वो पीड़ा किसी और को ना मिले, उनकी व्याधि है वो दूर हो। चाहते हैं कि इस संसार में सभी सुखी और सभी स्वस्थ हों। इसी कामना से आज मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस IBS संग्रहणी के जितने भी रोग हैं वो एकदम से दूर हो जाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। तो उन जो जब वो मेरी दवाई से या अपने आप वो अगर वहाँ से दवाई लेते हैं और बनाते हैं और वो प्रयोग करते हैं, अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं तो वो मेरे को कितना आशीर्वाद देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि फलां व्यक्ति ने मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया या मैंने दवाई ली तो उनकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वैसे तो ये एक बहुत ही लंबा विषय है। जो उधर के अपने रोग हैं उनको अगर आप पूरा दिन चर्चा करें तो इस पे पूरा दिन भी अपने को लग सकता है कि उधर के रोग में क्या क्या व्याधियाँ कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे उसके लक्षण होते हैं, कैसे कैसे आप उसको ठीक करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसका बनाने का पर्पज़ यही है कि जो रोगी है, जो इस रोग से पीड़ित हैं, मेरे कुछ भाई और बहन और जो भी हैं बुज़ुर्ग माता पिता, लगभग तो ये बुज़ुर्गों को बहुत ही कम होती है, ये 30 और 40 की जो एज होती है। आजकल तो एक पेशेंट आया था मेरे पास जो 7-8 साल की उम्र से था, बच्चा था, स्कूल का में पढ़ रहा था, उसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था। तो आजकल इसका कुछ नहीं रहा है। पहले इसको साइंस ऐसा मानती थी कि ये युवा अवस्था में ही होती है, तो युवा से ही जो बच्चे हैं उनमें भी इसका ये देखने को मिल रही है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस किसी भी को है वो मेरे से संपर्क भी कर सकता है और जो मैंने ये बताया है इसके हिसाब से भी वो अपना जीवन अगर जिए तो भी वो ठीक हो सकता है। यह जो व्याधि है ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ के अंदर मानी गई है, मतलब मनोकायिक रोग। आपके मन के साथ में आपकी काया का जो रोग है ये मन के साथ में जुड़ी हुई है। कई बार आपने देखा होगा ये ठीक हो जाती है धीरे धीरे और कई बार फिर दोबारा अटैक आ जाता है। जैसे जैसे आपका मन का ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप दुखी होगे या आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाएगा या कुछ और कारण होगा, आपने कुछ खान पान में गड़बड़ी कर दी हो, तला भुना खाने लग गए हो, अधिक मीठा, घी, दूध, इन चीज़ों का, डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हो, तो उस वजह से क्या है कि आपका इलाज एलोपैथिक ने एक बार दबा रखा है उसको, तो वो दोबारा उग्र हो जाता है। लंदन के अंदर एक लेख छपा था एक पुस्तक के अंदर, जिसमें एक जर्मन के प्रसिद्ध जो डॉक्टर थे उनका वर्णन दिया गया था, पेंटनकॉफर का। उन्होंने क्या किया कि एक दिन के अंदर हैजे की कई लाख जो बैक्टीरिया थे वो उन्होंने पी लिए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि उसकी वजह से कोई कीटाणु या रोगाणु है उसकी वजह से ये रोग नहीं होता। वो अगर आपका शरीर कमज़ोर है या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है उस वजह से वो होता है और उनको कुछ नहीं हुआ। आप हॉस्पिटल में कई बार देखते हैं कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, एक ही बीमारी होती है, कुछ एक हफ्ते में घर चले जाते हैं, कईयों को 3 दिन में घर चले जाते हैं और कुछ 15 दिन तक वहीं रहते हैं। और ऐसे ही ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का रोग है, किसी को ज़्यादा सिम्टम आते हैं, किसी को कुछ कम आते हैं, कईयों को दवाइयाँ थोड़ी जल्दी असर कर जाती है। कारण होता है कि उनके जो शरीर की संरचना है और वो जो उनका मन है वो अपने को सही करना पड़ता है। तो जब हम मणिपुर चक्र को योग से और आयुर्वेद का सहारा लेते हुए इस चीज़ को सही करते हैं तो रोगी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम कपिल कुमार है, आपको पता ही होगा, मैंने बताया। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 98 136 50 871। इस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे इलाज घर बैठ के करें या किसी वैद्य के पास जाएं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो उसका सर्टिफाई जो डॉक्टर है उसी से इलाज करवाए। क्योंकि कई वैद्यों को इलाज करने लग जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि आप जो इलाज कर रहे हो, जैसे कुछ वैद्य इसके अंदर बेल के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बेल का जो चूर्ण है अगर पके हुए बेल का आप यूज़ करोगे ना तो वो आपका जो पेट है उसे साफ़ करता है। अगर कच्चे बेल का आपने प्रयोग कर रहे हो तो जो आपको लूज मोशन हो रहा है, म्यूकस और जो आंव आ रही है वो उसको रोकेगा। ऐसे ही दही के अंदर होता है, दही की तासीर प्रकृति है वो गर्म होती है, उसको अगर हम मट्ठा बना लेते हैं, उसके अंदर मदानी फेर के उसको करते हैं, मट्ठा हो जाता है, वो कब्ज कारक होता है। और फिर अगर उसके अंदर हमने पानी मिला दिया, चौथा हिस्सा है अपने, उसके अंदर पानी मिला दिया, वो तक्र बन गई।
उसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है और वो कब्ज़ भी नहीं करती। ज़्यादा टाइट अगर आप दही का यूज़ करते हैं वो कब्ज़ करेगी बहुत ज़्यादा, और जो तक्र है वो ना कब्ज़ करेगी ना दस्त लगाएगी। वो उसकी जो तासीर है वो अपने शरीर को जो पित्त है बढ़ा हुआ उसको शांत भी करेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो प्रयोग करते हो आयुर्वेद के अंदर कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ मिलाते हैं और किस अवस्था में मिलाते हैं, कितनी मात्रा में मिलाते हैं, उसके प्रयोग के हिसाब से ही वो रोग की स्थिति के अनुसार उसको दी जाती है। तो उसका विवेक से उसका प्रयोग करना होता है। इसी के साथ ही मैं आशा करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि इस सृष्टि के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं वो सब स्वस्थ हों, निरोग हों